स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ इंडस्ट्री। मतलब कि हमारी इकोनॉमी जो होती है उसकी डेवलपमेंट में हमारी जो इंडस्ट्रीज उसका क्या योगदान रहता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, और जो इंडस्ट्री होती है उसके लिए हमारे पास क्या क्या पॉलिसीज होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, हमारी औद्योगिक जो डेवलपमेंट है वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे उसमें रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया। जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें क्या रेवोल्यूशन आया है, ट्रांजिशन फ्रॉम सोशलिस्ट टू मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। मतलब कि सामाजिक अर्थव्यवस्था से हमारी जो इकोनॉमी है वो मार्केट ओरिएंटेड कैसे हुई। हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग वेरियस 5 ईयर प्लान्स। मतलब कि जो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसमें इतना हिस्टोरिकल जो हमारे पास रेवोल्यूशन आया या उसके जो रिव्यू आया वो ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान्स कैसे आया। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकीकरण का क्या महत्व है। तो सबसे पहले है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। औद्योगिकीकरण का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो उसका है एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करना। जो पॉपुलेशन है इंडिया की या किसी भी देश की, उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहला मेन कार्य क्या होता है हमारा, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। मतलब कि इसको इकोनॉमी को कैसे एक एक स्टेप करके उसको बढ़ाना। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल ओवरहेड। सोशल ओवरहेड जो होते हैं, सोसाइटी के जो ओवरहेड होते हैं उसको कैसे डेवलपमेंट करनी है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग। सेविंग और इनकम जो है हमारी किसी भी कंट्री की या किसी इंडिविजुअल की, उसको कैसे इंक्रीज करना है। इंक्रीजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल को कैसे इंक्रीज करना है। इंक्रीज इन फॉर्म प्रोडक्टिविटी, मतलब कि उत्पादकता को कैसे बढ़ाना है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल। जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको कैसे बेस्ट वे में उसको यूटिलाइज किया जा सके। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब कि आजादी के समय जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, तो वीक इंडस्ट्रियल बेस। तो हमारा जो इंडिपेंडेंस के दौरान जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका वीक मतलब कमजोर था, उसका बेस जो था, इंडस्ट्रियल बेस जो था वो कमजोर था। सेकंड लो कैपिटल इंटेंसिटी। तो ये हमारी जो कैपिटल इंटेंसिटी थी वो भी लो थी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। कंट्री में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का जो था वो हमारे देश में लिमिटेड रोल था। और डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो हमने पहले भी पढ़ा था कि इंडिया की सबसे बेहतर मानी जाती थी, वर्ल्ड में सबसे बेहतर हैंडीक्राफ्ट जो था वो माना जाता था, उसमें जो गिरावट आई तो वो गिरावट जो थी हमारे इसमें इंडिपेंडेंस के दौरान पाई गई। उसके आयरन एंड स्टील एंड जूट इंडस्ट्रीज। हमारी जो आयरन, स्टील एंड जूट इंडस्ट्रीज थी वो भी वीक थी, कमजोर थी। स्ट्रेटेजीज फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो रणनीतियां थी औद्योगिकीकरण के लिए, जो रणनीतियां तैयार की गई वो क्या क्या थी। तो स्टेट इंटरवेंशन इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मतलब कि इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक इंटरवेंशन लाई गई। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के रोल को जो वो इंपॉर्टेंस दी गई। रेगुलेशन फॉर कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब कि इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर को कंट्रोल और उसको डायरेक्ट किया गया, उसके लिए रेगुलेशन कोई कानून लागू किए गए। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग टू रेगुलेट प्राइवेट सेक्टर, आईडीआर एक्ट 1951। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को प्रोवाइड शुरू किया जाने लगा। और लास्ट में हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट रेगुलेशंस। हमारे सारे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस का कॉम्बिनेशन एम्ड एट रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन अ कंट्री। किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और उसके इंडस्ट्री पॉलिसी मतलब क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट के सारे कानूनों के साथ, और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को जो कंट्रोल किया जाता है किसी भी कंट्री में उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी। मतलब कि इस तरह से रणनीति को तैयार करना जिसके ऊपर गवर्नमेंट का भी एक कंट्रोल हो।
नीड ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी, तो लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर था उसका लिमिटेड कैपेसिटी थी, रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर को रेगुलर किया गया, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन सेक्टर, विदेशी सेक्टर को भी उसमें लागू किया गया। नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई इंडिया में वो क्या क्या थी हमारी, तो नंबर 1 हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन पॉलिसी 1956, नेक्स्ट आई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 और इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी 1991 में। तो इस तरह से हमारे पास 5 पॉलिसीज आ गई। नंबर 1 हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रजिस्ट्रेशन पॉलिसी 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 एंड लास्ट में हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। मेन फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन 1948, आईपीआर 1948, उसके क्या क्या मेन फीचर्स थे, इसमें था इंडस्ट्रीज क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रीज को क्या किया इसमें क्लासिफाई कर दिया गया। पब्लिक सेक्टर में आई 3 इंडस्ट्रीज, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में 6 इंडस्ट्रीज, कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर में 18, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर आया इसमें 1948 की इंडस्ट्री पॉलिसी में। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन कैपिटल को इंपॉर्टेंस दी गई, डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल रिलेशंस, औद्योगिक जो हमारे रिलेशंस थे उसको भी इसमें एक स्थान दिया गया। उसके बाद मेन फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में जो इंडस्ट्री पॉलिसी आई उसके क्या मेन फीचर्स थे या क्या विशेषताएं थी, वो इस तरह से हैं कि इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन हुई, उसमें पब्लिक सेक्टर है 17, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर है 12 और प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या फीचर्स थे, फेयर ट्रीटमेंट टू प्राइवेट सेक्टर के साथ फेयर ट्रीटमेंट किया जाने लगा, बैलेंस रीजनल ग्रोथ, जो धार्मिक ग्रोथ की हमारी उसको बैलेंस रखा गया, प्रॉपर एमिनिटीज टू लेबरर्स जो होते हैं मजदूरी जो होते हैं उनके साथ प्रॉपर बिहेव किया जाए, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पीएसयूज, जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट हो। उसके मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के मेन फीचर्स क्या थे, मोर एम्फेसिस ऑन एसएसआईज मीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो इसमें ज्यादा स्थान दिया गया। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज, ऐसी टेक्नोलॉजीज को लाया गया जो लेबर ओरिएंटेड हो। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, जो रीजनल डेवलपमेंट है उसको बैलेंस किया गया। लिमिटेड रोल ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज हमारी उनका लिमिटेड रोल रखा गया। नो एक्सपेंशंस ऑफ बिग इंडस्ट्रीज, ज्यादा बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी उनको उनको ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दी गई, एक्सपेंड नहीं किया गया। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पीएसयूज, उसमें मैनेजमेंट जो थी वो एफिशिएंट यूज की जाने लगी। और उसके मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के क्या मेन फीचर्स थे, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट विद लार्ज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, मतलब कि लार्ज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के बीच में एक रीजनल बैलेंस रखा गया। रेगुलाइजेशन ऑफ एक्सेस कैपेसिटी इंस्टॉल्ड, एक्सेस कैपेसिटी जो थी उसको इंस्टॉल किया गया। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज को डेवलप किया गया। इंकरेजमेंट ऑफ ईओयूज को इंकरेज किया गया। रिव्यू ऑफ प्री 1991 पॉलिसी, मतलब कि 1991 की पॉलिसी का एक रिव्यू क्या था हमारे पास, तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, मतलब इसका जो कैपेसिटी थी वो अंडर यूटिलाइजेशन थी। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर के ऊपर कंसंट्रेट किया गया, उसके ऊपर फोकस किया गया। लाइसेंसिंग प्रमोटेड करप्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। डिले इन प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस और इंक्रीज रीजनल इम्बैलेंसेस, जो रीजनल इम्बैलेंसेस थे उनको इंक्रीज किया गया। जेनेसिस ऑफ न्यू इंडस्ट्री पॉलिसीज 1991, तो उसमें 1991 के मेन फीचर्स क्या थे हमारे पास, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो पेमेंट क्राइसिस थे उनको बैलेंस किया गया। लाइसेंस परमिट कोटा राज, उसमें लाइसेंस परमिट कोटा राज आया। टू अंडरशेकल द इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल कंट्रोल्स टू मेक इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिव बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, मतलब कि एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हुए
इंडस्ट्रीज को क्या कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में लाया गया, कॉम्पिटिटिव उसमें कंपटीशन में लाया गया। पब्लिक सेक्टर पॉलिसी, पब्लिक सेक्टर पॉलिसी में डिल्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर रोल, ओनली 8 इंडस्ट्रीज, इसमें क्या थी पब्लिक सेक्टर, इसमें क्या थी सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज थी। एज ऑन डेट ओनली 3 इंडस्ट्रीज, एटॉमिक एनर्जी, रेल ट्रांसपोर्ट एंड रेडियो एक्टिव मिनरल्स, ठीक है 3 इंडस्ट्रियां थी। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSUs, ग्रेटर इकोनॉमी टू PSUs और क्रॉनिकली सिक enterprises to be reference to BIFR और facilities to laborers को facilities provide की गई। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, तो ये क्या थी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी जिसमें कि एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की एक शुरुआत हुई। ओनली 18 इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजी concern social reasons, hazardous chemicals and items of at least consumptions। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को जो थी ये इंडस्ट्रीज थी इनको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाने लगा। उसके एज अ न्यू ओनली जो न्यू इकोनॉमिक इंडस्ट्री पॉलिसी थी उसमें ओनली 5 इंडस्ट्रीज रहेगी। नंबर 1 अल्कोहल, सिगरेट, हजार्डस केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव। उसके रिक्वायर्स इंडस्ट्रियल लाइसेंस, ये सारी इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए था इंडस्ट्रियल लाइसेंस। नेक्स्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्या था ऑटोमेटिक अप्रूवल फॉर FDI अप टू 51% फॉरेन इक्विटी इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज, ठीक है। दिस इज सब्सिक्वेंटली इंक्रीज टू 74% इन some industries and with the replacement of FERA 1973 with FEMA 1999 100% FDI is permitted in many areas. Automatic approval for import of capital goods. Next foreign technology agreements FTAs, foreign technology agreements में क्या क्या था automatic permission, ठीक है, will be given for FTAs in high priority industries। जो high priority industries थी उनको लाइसेंस दिए जाने लगे किसके द्वारा FTA के द्वारा up to a lump sum payment of ₹1 crore, 1 करोड़ की पेमेंट के उसमें देने के बदले उसको लाइसेंस दिए जाने लगे। उसका 5% रॉयल्टी फॉर डोमेस्टिक सेल्स एंड 8% एक्सपोर्ट सब्जेक्ट टू टोटल पेमेंट ऑफ 8% ऑफ सेल्स फॉर 10 years periods। No permission will be necessary for hiring of foreign technicians and foreign testing of individual development technologies। मतलब कि इन चीजों के लिए जो परमिशन थी वो ज्यादा जरूरी नहीं थी। इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी में क्या है इन सिटीज विद लेस देन 1 million population no requirement of obtaining location clearance। मतलब कि जिस सिटी में 1 million से कम पॉपुलेशन रहती थी या 1 million तक पॉपुलेशन रहती थी वहां पे नो रिक्वायरमेंट ऑब्टेनिंग लोकेशन क्लियरेंस, उनको लोकेशन क्लियरेंस की कोई जरूरत नहीं थी एक्सेप्ट फॉर इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट टू कंपल्सरी लाइसेंसिंग। उसके बाद इन सिटीज विद मोर देन 1 million पॉपुलेशन, जिन सिटीज में 1 million से ज्यादा पॉपुलेशन रहती थी इंडस्ट्रीज विल बी लोकेटेड आउटसाइड 25 lakhs। उसमें इंडस्ट्रीज जो थी 25 लाख के साथ लाइसेंस जो था अदर देन नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज सच एज इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड प्रिंटिंग। इनके अलावा उसमें इंडस्ट्रीज को लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी जहां पे जो लोग थे वो 1 million से ज्यादा रहते हैं मतलब। अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स, उसके बाद इसके अन्य जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो इस तरह से हैं। देयर holds limit of assets in MRTP companies removed, evolution of phased manufacturing program, reservation for SSIs, removal of mandatory convertibility clause और increasement to industries in backward areas। इम्प्लीमेंट ऑफ NIP 1991, मतलब कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 कैसे इम्प्लीमेंट हुई, कैसे शुरू हुई, लागू हुई, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर,
जो पब्लिक सेक्टर था उसको कॉन्ट्रैक्शन किया गया। लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी थी उसको लिबरल किया गया। ओनली 5 इंडस्ट्रीज आर अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग, सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज को जो था वो जरूरी रूप से जो लाइसेंस लेना पड़ता है। इन द इंट्रोडक्शन टू ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस मेमोरेंडम IEM ऑफ फॉर इंडस्ट्रीज नॉट रिक्वायरिंग कंपल्सरी लाइसेंसिंग, लिबरलाइजेशन ऑफ द लोकेशन पॉलिसी, 5-year tax holidays to power generation industries, इंक्रीजिंग लैंडिंग लिमिट ऑफ बैंक्स, जो बैंक्स की थी लैंडिंग लिमिट को उसको बढ़ाया गया। तो अमेंडमेंट इन SICA इन 1993 एंड 2003, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस थे उनके लिमिट, जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी उनको उसको बढ़ाया गया। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस की लिमिट थी 25 लाख और 10 लाख, स्मॉल इंडस्ट्रीज की थी अप टू 5 करोड़ और मीडियम एंटरप्राइजेस की थी अप टू 10 करोड़। MRTP एक्ट रिप्लेस्ड विद कंपटीशन एक्ट और टैक्स हॉलीडेज फॉर इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज, इंक्रेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर को क्या था इंक्रेज किया गया, किस चीज के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का उसके पार्टिसिपेशन के लिए, उसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को जो है वो इंक्रेज किया गया। रिम्बर्समेंट स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मतलब कि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए भी पॉलिसीज को लाया गया। सेटिंग अप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को सेट किया गया, मतलब कि FIPB को उसकी सेटिंग की गई। परमिशन टू रेज कैपिटल फ्रॉम फॉरेन मार्केट, उसको कैपिटल फॉरेन मार्केट को ज्यादा उसको रेज करने की, उसको बढ़ाने की परमिशन दी गई। इंकरेजमेंट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया और डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ PSUs को थोड़ा सा उसको डिस इन्वेस्टमेंट किया गया। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ NIP 1991, इसके जो इंपैक्ट थे पॉजिटिव भी पड़े नेगेटिव भी पड़े। तो सबसे पहले पॉजिटिव जो उसके प्रभाव पड़े तो वो क्या क्या थे। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी 1991, तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन, तो क्या हुआ इसमें नई जो पॉलिसी आई 1991 की नई औद्योगिक नीति के अकॉर्डिंगली जो था प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट हुआ, ज्यादा प्रोडक्शन हुई। रिमूवल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, मतलब कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को उनका खात्मा हुआ। इंक्रीज इन कंपटीशन में बढ़ोतरी हुई। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी में, कार्य क्षमता में इंक्रीजमेंट आई। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीजमेंट आई। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, जो निर्यात थे उसमें भी बढ़ोतरी हुई। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, जो रीजनल डेवलपमेंट था उसमें भी बैलेंस आया। लेस इकोनॉमिक बर्डन और गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के ऊपर जो इकोनॉमिक आर्थिक जो बर्डन था उसमें भी कमी आई। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ऑफ NIP 1991, मतलब क्रिटिसिज्म मतलब इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़े। तो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, सबसे पहले इसमें सिर्फ इकोनॉमिक पावर के ऊपर ही कंसंट्रेट किया गया, फोकस किया गया। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसमें मशीनीकरण भी हुआ, मतलब कि मशीनों के द्वारा जब प्रोडक्शन होने लगी तो उसके कारण जो था वो अनएम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी हुई। नो एविडेंस ऑफ पॉजिटिव फैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, मतलब कि कोई एविडेंस नहीं है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसमें पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। इग्नोर सोशल ऑब्जेक्टिव्स, इसमें क्या हुआ, सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो थे हमारे सामाजिक जो उद्देश्य थे उनको क्या हुआ, वो इग्नोर हो गए। और डिस्टोर्शन इन प्रोडक्शन स्ट्रक्चर, ग्रोथ ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री डिक्लाइन, क्योंकि कैपिटल गुड्स की उसमें डिक्लाइन हुआ, कमी आई। एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में एडवर्स फर्क पड़ा। मिसप्लेस्ड फेथ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी उसमें मिसप्लेस्ड फेथ हुआ।
डेंजर ऑफ बिजनेस कॉलोनाइजेशन, मतलब कि जो बिजनेस उपनिषेध बात था उसका खतरा बढ़ गया। पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप एंड करप्ट प्रैक्टिसेस स्टिल कंटिन्यू, मतलब कि इसमें क्या हुआ, जो रिलेशनशिप अपने पर्सनल व्यक्तिगत जो थे उसमें रिलेशनशिप को बढ़ावा मिल गया। इंक्रीज इन रीजनल इम्बैलेंसेस, जो रीजनल हमारे बैलेंस थे उनको इम्बैलेंस हो गए वो। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्लान पीरियड, जो हमारे 5 ईयर प्लान थे उसमें कैसे इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आया, तो आउटले ऑफ ग्रोथ, टोटल आउटले, टोटल ग्रोथ और एक्चुअल ग्रोथ रेट। तो फर्स्ट में क्या था हमारा 55 था आउटले, 40 लार्ज में, ये स्मॉल में, और हमारा जो टारगेट था टोटल आउटले था हमारा 4.95, टारगेट ग्रोथ जो था वो हमारे पास डाटा नहीं उपलब्ध है। एक्चुअल में क्या हुआ 7.5। सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ 1938 लार्ज में, ये स्मॉल में, इंडस्ट्रीज में, और जो टारगेट था हमारा जो अचीव हुआ हमारे पास 6.6। थर्ड में इस तरह से हमारे पास 9th जो हमारा 5 ईयर प्लान था उसमें था 40,588 और स्मॉल में था 6,334 और जो हमारा टारगेट था वो तुम्हारा 7.3 और हमारे पास अचीवमेंट क्या थी 7.4। इस तरह से 11th 5 ईयर प्लान में हमारे पास था टारगेट जो था ग्रोथ रेट का वो 10.5 रखा गया था और हमारे पास अचीवमेंट क्या हुई 8.6। इंपॉर्टेंस ऑफ हाईलाइट्स ऑफ डिफरेंट प्लान्स, जो हमारे अलग अलग प्लान्स थे उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 1951 से लेके 1956 तक जो चला था, तो मैनी बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज सेटअप, मेनली सिंधी फर्टिलाइजर्स, चित्रंजन लोकेमरी, HMT, यूपी सीमेंट इंडस्ट्रीज, इंडियन टेलीफोन्स, इंडियन केबल्स एक्सेट्रा जो भी थी ये इस 5 ईयर प्लान के दौरान बनाई रखी गई, मतलब इंडस्ट्रीज ये आई हमारे पास। सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, जिसकी ड्यूरेशन थी हमारे पास 1956 से लेके 61 तक, बेस्ड ऑन IPR 1956 एंड एक मॉडल है इसमें मेजर इंडस्ट्रीज, स्टील प्लांट एट भिलाई, दुर्गापुर एंड राउरकेला। 6th 5 ईयर प्लान जो था हमारा 1980 से 85 तक, उसमें तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे हमारे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, जो हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी थी उसको ऑप्टिमम ज्यादा से ज्यादा उसको यूज किया जाने लगा, तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए फोकस जो था उसमें कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज पे था, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर था। इसका 6th 5 ईयर प्लान का ज्यादा से ज्यादा फोकस इन इंडस्ट्रीज पे था। 7th 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरिंग पीरियड था वो था 1985 से लेके 1990 तक। उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे हमारे पास, इंक्रीजिंग कंज्यूमर गुड्स एंड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कंज्यूमर गुड्स का उनकी प्रोडक्शन को ज्यादा करना और उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। फोकस क्या था हमारे पास, अचीवमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन डिफेंस प्रोडक्शन, जो हमारी डिफेंस प्रोडक्शन थी उनके ऊपर फोकस करना, उसके ऊपर अपनी आत्मनिर्भरता को कायम करना। डेवलपमेंट ऑफ सनराइज इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारी इंडस्ट्री थी उसकी ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करना। 8th 5 ईयर प्लान 1992 से लेकर 1997 तक, मोर इंपोर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर इन बेसिक इंडस्ट्रीज ओनली, टॉप प्रायोरिटी टू कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। इसमें भी किसमें ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी गई, प्राथमिकता किसको दी गई, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को। और 9th 5 ईयर प्लान जो था हमारा उसकी ड्यूरेशन थी हमारी 1997 से लेके 2002 तक, और मोर इंपोर्टेंस टू प्राइवेट सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, MRTP, सीलिंग रिमोट। 10th 5 ईयर प्लान जो था हमारा 2002 से लेके 2007 तक, फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसमें जो था 10th 5 ईयर प्लान में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट उसको डेवलप करने के ऊपर ही फोकस किया गया। R&D, टेक्निकल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, स्पेशल कंसेशन टू EOUs। 11th 5 ईयर प्लान जो कि चला हमारा 2007 से लेके 2012 तक,
फोकस ऑन फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स एंड टेक्सटाइल्स। इसमें फोकस किया गया 11th फाइव-ईयर प्लान में स्ट्रेंथनिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मेकिंग इंडियन इंडस्ट्रीज मोर कॉम्पिटिटिव, स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशल कंसेशन फॉर MSME एंड लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। उसके बाद एम्फेसिस ऑन टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, वाइडर रोल फॉर प्राइवेट सेक्टर एंड फ्लेक्सिबल लेबर लॉज। तो ये सारी जो पॉलिसी इसमें फोकस किया गया इन चीजों के ऊपर 11th फाइव-ईयर प्लान में। अचीवमेंट ऑफ ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड, क्या क्या अचीवमेंट्स रही हमारे इस प्लानिंग पीरियड्स के ड्यूरिंग? वास्ट नेटवर्क ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड, मतलब कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, हमारे ब्रिजेस थे, हमारे एयरपोर्ट्स जो थे, वो सारे ही ज्यादा वास्ट तरीके से इंक्रीज हुए। इंक्रीज इन द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम थी उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो शेयर था उसमें इंक्रीजमेंट हुई, जो कि थी हमारी 16% से लेकर 25.9% तक। नेक्स्ट नेशनल डिफेंस एंड सेल्फ इंडिपेंडेंस, नेशनल डिफेंस को भी बढ़ावा मिला मतलब, और सेल्फ इंडिपेंडेंस आत्मनिर्भरता को भी बल मिला। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में डेवलपमेंट हुई। मॉडर्नाइजेशन, नवीनीकरण हुआ। इंक्रीज इन फॉरेन कोलैबोरेशन एंड इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम, गवर्नमेंट इनकम में भी इंक्रीज बढ़ोतरी हुई। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, इंडस्ट्रीज देखिए ये हमारे पास है यूनिट्स, और 1951 से लेकर 2007 और 8 तक। तो फिनिश्ड स्टील जो थी लाख टन्स में 10 में, और 552 जो आगे हमारी है 2007 और 8 में, 50-51 में थी सिर्फ 10 तक थी। क्रूड ऑयल उसमें भी 03 थी पहले, और 341 2008 में आ गई। उसके बाद फर्टिलाइजर्स वो आए हमारे पास 18 थे 50-51 तक, और 2007-8 में हमारे पास आए 14,733। सीमेंट जो था 27 था लाख टन्स में, और 1,683 207 और 2007-8 में आ गया ये। नेक्स्ट है क्लोथ था मीटर्स में जो कि था 4.5, और 2007-8 में आ गया ये 55 स्क्वायर मीटर्स में। वीकनेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्लान्स, जो हमारे प्लान्स थे उसके ड्यूरेशन में जो वीकनेस आई हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में, वो क्या क्या थी? जिसकी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, जो कैपेसिटी थी उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं किया गया। इरेगुलर इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था हमारा उसमें इरेगुलरिटी आ गई। इंक्रीज इन मोनोपोली पावर, मतलब एकाधिकार जो था वो मोनोपोली पावर जो थी उसमें इंक्रीज हो बढ़ोतरी हुई। पोर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का जो था वो पोर परफॉर्मेंस था। उसके बाद इंडस्ट्रियल सिकनेस, जो हमारी इंडस्ट्रियल औद्योगिक जो सिकनेस थी वो सामने आई। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, जो डिस्प्यूट्स होते हैं इंडस्ट्रियल, वो सामने आए। पोर क्वालिटी प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन थी उसकी क्वालिटी क्या थी? पोर थी, लो थी। रीजनल इम्बैलेंसेस, रीजनल धार्मिक जो थे हमारे इम्बैलेंसेस क्रिएट हुए। जो इस चैप्टर में या इस टॉपिक में हमने एब्रिविएशंस यूज की, उनकी फुल फॉर्म ये है। जैसे कि हमने FDI यूज किया तो उसमें आया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI जहां पे भी यूज हुआ है उसका मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। SSI जो थी हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी। EOUs थे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। MRTP मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। FERA फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और SICA सिक इंडस्ट्रीज कंपनीज एक्ट। और लास्ट में हमारे पास BIFR मतलब कि बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। थैंक यू।